मैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो आपको अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर उसके अंदर पूरी सीरीज़ दे रखी है। एक साइड रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज़ हो रही है, एक साइड ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज़ हो रही है। तो इसमें क्या रखा कि पहले हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है। तो पहले ये आप देख लो कि जो फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब अपन देख रहे हैं कि सीरीज़ क्या होती है कि इट इज़ ए लिस्ट दैट डिस्क्राइब द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपोटेंशियल। यानी कि इसके अंदर ये एक इस तरह की लिस्ट है जो कि जिसमें जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की वो उनके जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल वैल्यूज़ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी है। ठीक है, तो इसके यूजेस दे रखे कि इसकी हेल्प से हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पता कर सकते हैं। आप जब अपनी बुक खोलोगे 12th क्लास की, उसके अंदर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो एक साइड में रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ रहे हैं, एक साइड में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ रहे हैं, नीचे की तरफ एक में ऊपर की तरफ। तो उसको देखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये हमें क्या बताता है ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। फिर से हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं। ईएमएफ कैसी है कि अगर हमें कैथोड की और एनोड की वैल्यूज़ का पता चल जाए तो हम ईएमएफ यानी कि ई नॉट सेल निकाल सकते हैं कि कैथोड माइनस में एनोड। थर्ड अपन क्या कर सकते हैं, फिजिबिलिटी हमें पता चल जाती है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, फोर्थ हम क्या पता कर सकते हैं कि कौन सी मेटल है वो कौन सी मेटल किसी मेटल सॉल्ट में से मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। तो जितनी ज़्यादा हाइयर वैल्यू होगी, मतलब जितनी लोअर वैल्यू होगी ना, वही हमारे पास क्या करेगी, हाइयर वैल्यू मेटल की जो सीरीज़ में जो हाइयर अप मेटल हैं उनको क्या कर सकती है, एक्सचेंज कर सकती है। फिर इसमें क्या दे रखा है कि नेक्स्ट में नेवर प्लेस ए सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि कम लोअर वाला जो है वो अपने पास क्या करेगा, वो हाइयर वाले की मतलब जो लोअर वाला है वही क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है हाइयर वाले की, लेकिन जो हाइयर वाला है वो नहीं कर पाएगा किसकी, लोअर वाले की। ठीक है, फिर अपने पास आता है नेक्स्ट पॉइंट की टू प्रेडिक्ट वेदर ए मेटल विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन। हम ये पता कर सकते हैं कि गिवन जो मेटल है वो हाइड्रोजन को उसके सॉल्ट मतलब एसिड डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन आयन को डिस्प्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकता। थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में बताती है हमें। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसके यूजेस आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। अब अपने पास नॉर्मल जो मेन टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो आता है नॉन स्टिक इक्वेशन। तो मैंने आपको बता दिया अगर हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू हो ना, स्टैंडर्ड वैल्यू जैसे टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मैंने स्टैंडर्ड ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलूँ तो 298 केल्विन हो जाएगा। प्रेशर मैं ले लूँ 1 एटमॉस्फेरिक या फिर 1 बार। कंसनट्रेशन मैं ले लूँ 1 मोलर। अगर मेरे पास ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड होती है ना, दे रखी हूँ, तो हम ई जो सेल है यानी कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल जो है ई नॉट सेल, उसको हम SRP यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल से ही निकालते हैं। ठीक है, जो कि हम पढ़ के आ चुके हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये सारी कंडीशन स्टैंडर्ड ना दे रखी हो, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, तो उस केस में हम किससे निकालते हैं ईएमएफ, हम निकालते हैं नॉन स्टिक इक्वेशन से। तो नॉन स्टिक इक्वेशन हमारे पास कहाँ से आई, नॉन स्टिक इक्वेशन आई हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स से। क्या कि थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये पढ़ा है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी थी वो किसके बराबर होती है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के और RT/ln जो क्यू है अपने पास वो कहाँ से है, रिएक्शन क्वाशिएंट बोलते हैं इसको। और जो डेल जी की वैल्यूज़ को हम निकाल सकते हैं माइनस में NF/E0। N अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, F अपने पास फैराडे है जिसकी वैल्यू 96,500 कूलम है, और E0 है अपने पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, वो हम निकाल लेते हैं कैथोड माइनस में एनोड करके। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना इसको हमने लिख दिया। मैं अगर यहाँ पे ई सेल निकाल दूँ तो डेल जी की जगह क्या आ जाएगा, ई सेल। ठीक है, ई सेल। अब अपने पास जो डेल जी नॉट है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ई नॉट सेल लिख सकती हूँ, और प्लस में RT/ln नेचुरल लॉग और क्यू अपने पास क्या आ जाएगा, क्वोशंट। तो यहाँ से हमें नॉन स्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख सकती हूँ, यानी कि मैंने इसमें सारी वैल्यूज़ रख दी उसकी NF/E की, तो स्टैंडर्ड लिखेंगे और इस तरह से। तो फैराडे यहाँ पे अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी मतलब। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रखूँ, ई सेल रख दूँ डेल जी की जगह, डेल जी नॉट की जगह मैं E0 रख दूँ, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब हम नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कैसे करेंगे, उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.303। ठीक है, से जब हम उसको मल्टीप्लाई कर दें तो जो नेचुरल लॉग है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल लॉग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें मैंने यही कर दिया कि मैंने ln था उसको हटा के 2.303 RT लॉग ऑफ क्यू क्वोशंट रख दिया। अब मैं यहाँ पे अगर और डिवाइडेड बाय NF डिवाइडेड बाय NF 2.303 डिवाइडेड बाय NF। here N is the our number of electrons present in balanced equation and F is the Faraday's constant यानी कि 96,500 कूलम होता है। तो E की वैल्यू अपने पास ये आ जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे हम।
ठीक है। फिर आगे देखो अपने पास क्या है, अगर मैं आर की वैल्यू होती है अपने पास 8.3 जूल पर मोल केल्विन, और टेम्परेचर अपन 298 यानी कि स्टैंडर्ड ले ले, और फेराडे की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दे, ऊपर आर टी की और नीचे फेराडे की, तो मेरे पास जो ये बनेगा कैलकुलेशन वो क्या आ जाएगी कि E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस में 2.303, आर की अपने पास है 8.3 इंटू में टी अपने पास है कितना 298, और डिवाइडेड बाय अगर मैं इसको करूँ तो एन अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ इज द 96,500 कूलम। ठीक है, ये वैल्यू अगर मैं रखूँ तो इसको पूरा सॉल्व करने के पास अपने पास आता है 0.059, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन लॉग ऑफ क्वोशिएंट। अब जो क्यू है वो अपने पास यानी कि एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द बैलेंस्ड इक्वेशन एंड क्यू इज द क्वोशिएंट। क्वोशिएंट को हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय में रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, वो हमें यहाँ से मिल जाएगी कि जैसे अपने को इसमें से निकालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये गिवन इक्वेशन दे दी कोई भी जनरल सी, एम एन पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव ले लेते हैं, M2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर ऐड करेंगे तो मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि रिडक्शन हो रही है। इस पर रिडक्शन पोटेंशियल अपने पास क्या आएगा, ई नॉट सेल माइनस में 0.591 डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2 लॉग ऑफ। अब कंसंट्रेशन जो प्रोडक्ट है उसमें कंसंट्रेशन हम हमेशा पॉजिटिव चार्जेस वाले ही लेते हैं। अब इस प्रोडक्ट में तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज वाला नहीं है, तो इधर रखेंगे हम 1 डिवाइडेड बाय अपने पास रिएक्टेंट में एक Mn2 पॉजिटिव, वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब जैसे अपन को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का करना है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अपनी वैल्यू होती है, रिएक्शन होती है H2 2H पॉजिटिव में बदल जाता है और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अगर मैं इसको हाफ कर दूँ तो 2 नहीं लगाना पड़ेगा, ये आप मतलब कॉमन सेंस की बात है। तो इसकी अगर मुझे ई सेल की वैल्यू निकालनी हो, नर्स्ट इक्वेशन में लगाऊं तो ई नॉट, ठीक है, माइनस में 0.0591 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, और इनटू में लॉग ऑफ। अब देखो प्रोडक्ट में कितना है H पॉजिटिव है, ठीक है, H पॉजिटिव है, तो इसको मैं क्या लिखूंगी H पॉजिटिव, और इसके आगे जो पावर होती है ना, जो नंबर होता है उसको हम पावर में चढ़ा देते हैं, ये ऊपर 2 में चला जाएगा। और प्रेशर अप्लाई कर रखा हमने हाइड्रोजन गैस के ऊपर, तो इसको मैं क्या लिखूंगी P ऑफ H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस के लिए प्रेशर लगा देते हैं, अदरवाइज हम पॉजिटिव आइंस वाले ही लेते हैं। जैसे अपन ने ये ले लिया डैनियल सेल वाला, तो यहाँ तक तो सेम है, लॉग में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में क्या है Zn2 पॉजिटिव और रिएक्टेंट में क्या है मेरे पास कॉपर 2 पॉजिटिव। अब अपने पास जैसे मान लिया ये इक्वेशन दे दी, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, मान लिया मेरे पास इक्वेशन है Mn4 नेगेटिव कन्वर्ट हो गई Mn4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट हो गई Mn2 पॉजिटिव के अंदर, ठीक है, Mn2 पॉजिटिव के अंदर। तो मुझे इसकी क्या बनानी है, नॉन इक्वेशन बनानी है। तो अगर इस तरह की रिएक्शन हो तो इसको हम बैलेंस करते हैं पहले, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, मेटल तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो आप रिडॉक्स रिएक्शन करके आए हो, ठीक है, 11th क्लास के अंदर, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंस तक रिडॉक्स रिएक्शन में हम सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। तो मेटल अपने पास बैलेंस है, एक है दोनों साइड। फिर हम क्या करते हैं, उसके अंदर मेटल के चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। तो इस मेटल का चार्ज तो मुझे पता है कितना है 2 पॉजिटिव, इसमें इस मेटल के चार्ज का नहीं पता। तो कैसे निकालते हैं कि जो कंप्लीट के ऊपर चार्ज होता है ना उसको इक्वल टू के बराबर रख दो। कंप्लीट में कितना है -1, जिसका निकालते हैं उसको x ले लो। अब एक ऑक्सीजन पे -2, 4 पे कितना हो जाएगा -8, तो x - 8 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस में 8, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +7। यहाँ पे इसकी स्टेट ऑक्सीजन मतलब Mn है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो चुका है, Mn2 पॉजिटिव, ठीक है। जब चार्जेस इस तरह से निकल जाए, मेटल के चार्जेस निकल जाए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकल जाए, तो उन चार्जेस को बैलेंस कर दो। अब इधर 7 है, इधर 2 है, तो मैं इस साइड 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगी, तो मेरे पास दोनों साइड बराबर में 2 हो जाएंगे। तो मैंने 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। बच्चे क्या गलती करते हैं, जिधर कम होते हैं ना उधर ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं। आप कहोगे मैडम इधर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो 5, तो 5 और 2 7 और इधर 7 है, नहीं, मेटल के ऊपर होता है प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव चार्ज को गेन करते हैं। अगर इसके ऊपर मैं इधर 5 नेगेटिव ऐड करूं तो ये मेटल पे तो 2 पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब 5 नेगेटिव इसके ऊपर बढ़ गया, तो इसका आंसर -3 आ जाएगा। तो जहाँ चार्जेस ज़्यादा होते हैं ना हमेशा उधर ही इलेक्ट्रॉन्स ऐड होता है, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, चार्ज बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करो। तो जितनी ऑक्सीजन होती है उतना ही अपोजिट नंबर में वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दो, तो 4H2O, क्लियर। 4 ऑक्सीजन थे, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो, 4 तो नहीं 8 हाइड्रोजन है, तो उतने ही H पॉजिटिव आयंस हम इधर बैलेंस कर देते हैं, तो ये अपने पास बैलेंस्ड हो गई। अब हम इसका ई सेल निकालते हैं, नॉन इक्वेशन लगाते हैं। तो ई नॉट माइनस में 0.0591 डिवाइडेड बाय, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके अंदर 5 है, ठीक है, तो 5 लॉग ऑफ
ठीक है। अब देखो इसमें प्रोडक्ट में कितना है पॉजिटिव, एक पे ही है पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव रख दिया। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में MnO4 कंप्लीट लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कंप्लीट कंपाउंड है, तब इस मेटल के ऊपर प्लस चार्ज आया ना, तो ये प्लस अलग से मैं Mn7 पॉजिटिव नहीं लिखूंगी कंपाउंड में, तो इस कंपाउंड को ही लिखना पड़ेगा। मेटल के ऊपर चार्ज लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर मैं चार्ज निकालूंगी तो अपने पास +7 ही आएगा। अब देखो एक और है पॉजिटिव, H पॉजिटिव। यहाँ पे बच्चे गलती करते कि ये नहीं लिखते, कहते कि मेटल मेटल का लिखना होता है, तो वो गलती से इसको भुलाते, लेकिन ये भी आएगा। मैंने बोला था कि हमेशा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वही लिखना है कि जो पॉजिटिव में हो। प्रेशर अगर गैस में दे रखा तो हम वो लिख सकते हैं। तो इसके आगे जो नंबर होता है ना उसको पावर में चढ़ा देते हैं, यानी कि H पॉजिटिव और उसके ऊपर कितना आ गया 8, तो ये अपने पास इसकी नॉनस्ट इक्वेशन आ जाती है। क्लियर। तो ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर रखी है, कंप्लीट कैलकुलेट आपको करके दिखा दूँ। अब हम आज कर रहे हैं कंसंट्रेशन सेल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन सेल। तो कंसंट्रेशन सेल वो होता है जिसके अंदर सेम टाइप की इलेक्ट्रोड सेम ही सॉल्यूशन में हो, बस उन सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वो अलग अलग हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या ले लिया, 2 बीकर ले लिए, दोनों बीकर में जिंक सल्फेट लिया है, ठीक है, और दोनों ही रोड मैंने मेटल की ले ली। अब क्या आपके दिमाग में आया होगा कि इस तरह से अगर हम करते तो क्या सेल डेवलप होगा? सेल तभी डेवलप होगा जब दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिफरेंट। मान लिया मैं इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर मैंने दिखा रखी, मैं C1 मान लूँ, ठीक है, इसकी मैं क्या मान लूँ, C2 मान लूँ, इसकी C2, ठीक है, C2 मान लूँ। अब मैं क्या करूँ, मुझे ये पहले कंसंट्रेशन देख लो कि कंसंट्रेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रोड ऑफ द सेम मटेरियल, यानी कि कंसंट्रेशन जो है वो 2 इलेक्ट्रोड की और वो सेम मटेरियल की बनी हो, जैसे जिंक की दोनों जिंक की बनी है, सेम मटेरियल की बनी है। ईच इलेक्ट्रोड डिपिंग इन इट्स ओन आयन, दोनों सेम आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ये भी ZnSO4 ये भी ZnSO4, एंड बोथ सॉल्यूशन हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन, लेकिन जो कंसंट्रेशन होती है दोनों की वो अलग होनी चाहिए, तभी सेल क्या होगा, डेवलप होगा। तो आपको पता है इसके अंदर आप हमेशा ये एक चीज़ नोट करके रखना कि इन कंसंट्रेशन सेल के अंदर सभी चीज़ें सेम होती है, इलेक्ट्रोड भी सेम होगी, जो अपन सॉल्यूशन लेंगे सॉल्ट लेंगे वो भी सेम होगा, ZnSO4 सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, उनकी कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन की वो डिफरेंट होगी, तभी सेल क्या होगा, डेवलप होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लो, अब मैं आपको एक एग्जांपल करके बताती हूँ कि कैसे होगा। आपके कहने का मतलब करंट कब फ्लो होता है, करंट तब फ्लो होता है जब दोनों सेल, यानी कि जब हम हाफ दोनों सेल लेते हैं तो दोनों की जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है उनके बीच में डिफरेंस हो, मतलब एक ज़्यादा और एक कम हो। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक छोटा सा मैं एग्जांपल करके बताती हूँ कि मेरे पास ये दोनों लेवल की टंकियाँ हैं, ठीक है, पानी भरना है मुझे इसके अंदर, ये तो फुल फिलअप है वाटर की और ये हाफ है। मैं इसको इक्विलिब्रियम कब लेके आऊँगी, जब दोनों का लेवल बराबर हो जाए, यानी कि ये पानी यहाँ पे आएगा, इसमें अपना पानी ये डालता रहेगा। कब तक ये पानी इसके अंदर आएगा, जब तक दोनों टंकियों का पानी लेवल बराबर ना हो जाए। तो सेम ऐसे ही करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, यानी कि इक्विलिब्रियम तक ना आ जाए। अब बात ये आती है कि किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो याद रखना हमेशा जब कोई भी इलेक्ट्रोड आयंस मतलब कोई भी इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, यानी कि जिंक इलेक्ट्रॉन्स को दे चुका है और Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, यानी कि खुद रिड्यूस हो रहा है, घट रहा है, और जब Zn2 पॉजिटिव आयन इसके अंदर मिल रहे हैं ना, इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ठीक है, और इसमें मतलब तभी बढ़ेगी इसकी कंसंट्रेशन, जितनी ज़्यादा इसके आयंस इसके अंदर घुलेंगे ना उतनी ज़्यादा इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रही है, इसमें क्या है कि Zn2 पॉजिटिव है, मतलब सॉल्यूशन टूट जाएगा, जो हमने डैनियल सेल वाला किया था, कॉपर था यहाँ पे, कॉपर 2 पॉजिटिव, यानी कि जो जिंक सल्फेट है उसमें से Zn2 पॉजिटिव ये आयंस यहाँ पे डिसोसिएट हो चुके हैं, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोड के अंदर से इस इलेक्ट्रोड के अंदर जा रहे थे, वो Zn2 पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ लेगा, खींचेगा, तो ये Zn2 पॉजिटिव इस इलेक्ट्रोड पे जाके चिपकते चले जाएंगे, ठीक है। जब आयंस मतलब पॉजिटिव चार्ज घट कर न्यूट्रल हो रहा है, यानी कि 2 पॉजिटिव से ये Zn में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके इसके साथ चिपक के, तो इसकी मतलब इसकी कंसंट्रेशन घट रही है। अब किसकी कंसंट्रेशन घटती है सेल में, उसी की घटेगी ना जिसकी पहले ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे मैंने टंकी वाला एग्जांपल लिया था, पानी किसका कम हो रहा है, उसका होगा ना जिस टंकी में पानी ज़्यादा होगा। अब देखो इसकी कंसंट्रेशन तो बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि Zn2 पॉजिटिव आयंस इसके अंदर बढ़ रहे हैं सॉल्यूशन में, इसके अंदर Zn2 पॉजिटिव आयन घट रहे हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने आप को न्यूट्रल यानी कि Zn में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके कब घटे, जब इसकी ऑलरेडी ज़्यादा थी, इसके कब बढ़े, क्यों, क्योंकि इसकी ऑलरेडी कम थी, पहले इसकी कम थी, यानी कि इसके C1 की जो कंसंट्रेशन है वो कम है किससे,
कम है वो किसकी कंसंट्रेशन से, C2 की कंसंट्रेशन से, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो कंसंट्रेशन है वो C2 से C1 में जाएगी तभी तो इक्विलिब्रियम आएगी। यानी कि ज़्यादा पानी जब कम टंकी में जाएगा तभी तो दोनों के पानी की टंकी के अंदर जो पानी का लेवल बराबर होगा। जब तक कंसंट्रेशन इसकी इसमें नहीं चली जाती, यानी कि इसकी कम हो जाए और इसकी बढ़ जाए, तभी तो दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होएगी। यानी कि C2 से कंसंट्रेशन किस में जानी चाहिए, C1 में, क्योंकि ज़्यादा पानी से किस में जाना है, कम के अंदर, ठीक है। तभी तो दोनों की कंसंट्रेशन बराबर आएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Zn2 पॉजिटिव में, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेके चिपक रहा है इलेक्ट्रोड पे, यानी कि वो न्यूट्रल हो रहा है Zn के अंदर। अब ये मैंने आपको बता दी कि इस सेल के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन ही डिफरेंट होती है। अब देखो इसमें मैंने आपको जो चीज़ बताई है ना वो चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है बस, कि इन कंसंट्रेशन सेल्स करंट फ्लो इन द कंसंट्रेशन इन बोथ बिकम्स इक्विलिब्रियम तब तक होता है जब तक कंसंट्रेशन दोनों की बराबर ना हो जाए, ठीक है। अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो गई तो करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड भी सेम है और सॉल्ट भी सेम है। दूसरा नोट क्या है हमारे पास कि ऑलवेज लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, जो हमेशा जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी ना उसी को हम क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। क्यों, क्योंकि लोअर जो कंसंट्रेशन है वो अपने आप को क्या करना चाहेगा, हायर कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना चाहेगा। अगर वो हायर कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना चाहेगा तो उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आइंस में बन जाएंगे। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा Zn पॉजिटिव आइन तभी बनेंगे जब कंसंट्रेशन मतलब बढ़नी स्टार्ट होएगी। जितने ज़्यादा Zn2 पॉजिटिव आइन बनेंगे, Zn2 कब बनेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके जितने ज़्यादा पॉजिटिव आइन यहाँ पे बन रहे हैं Zn2 पॉजिटिव, उतनी जल्दी कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमें कंसंट्रेशन बढ़ानी है तो बढ़ा कब सकते हैं, जब कंसंट्रेशन पे ऑक्सीडेशन हो, ठीक है। तो कम कंसंट्रेशन वाले की ही कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और कम वाले की हम कब बढ़ा सकते हैं, जब उसके ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इसमें हमेशा याद रखना कि लोअर कंसंट्रेशन वाला हमेशा एनोड पे आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोड पे आएगा। क्यों, क्योंकि वो अपने आप को हायर करने की कोशिश करेगा, और हायर वो कब करेगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आइंस को जितना ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। हैंस तभी जितनी ज़्यादा पॉजिटिव आइंस बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट अब इसका अपोजिट ले लो कि हायर कंसंट्रेशन हमेशा कैथोड के ऊपर होगी। क्यों, क्योंकि हायर वाला अपने आप को कम करने की कोशिश करेगा, और कम तब होगा जब वो रिडक्शन करेगा, ठीक है। तो रिडक्शन होने का मतलब वो जितना ज़्यादा न्यूट्रल बनेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो पॉजिटिव चार्जेस में ऑलरेडी होंगे वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके इलेक्ट्रोड पे जाके चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे, तब उसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव आइंस की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो रही है, ठीक है। ये अपने पास था कंसंट्रेशन सेल। अब इसकी हमें क्या बनानी है, मतलब इसको हम बना सकते हैं, मतलब इसकी अगर मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ दोनों रिएक्शन यहाँ पे लिख दूँ तो Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स में, रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेके Zn में बदल जाता है। अब मैं अगर इसकी सेल रिएक्शन लिखूँ तो देखो Zn से Zn भी कैंसिल, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन भी। तो मेरे पास देखो इसकी तो मानी थी मैंने रिडक्शन वाले की जो कैथोड पे था C2, और इसकी मैंने मानी थी C1, ठीक है। तो ये जो Zn2 पॉजिटिव है, Zn2 पॉजिटिव यानी कि C2 से C1 में जा रहा है। C2 से C1 मतलब C2 की ज़्यादा थी कैथोड वाले की, बराबर कब होगी, जब C2 कंसंट्रेशन अपनी कम वाले को दे देगा, तभी तो दोनों की इक्वल आएगी, ठीक है। तो हेंस फ्रॉम सेल रिएक्शन इट इज़ कंक्लूडेड दैट मेटल्स आर नॉट पार्टिसिपेटेड इन सेल। यानी कि इस पूरी सेल रिएक्शन से हमें क्या पता चल गया कि कंसंट्रेशन सेल के अंदर हमें मेटल पार्टिसिपेट नहीं करती, मेटल आपस में कैंसिल आउट हो जाती हैं। सिर्फ जो मेटल के आयंस है ना वो पार्टिसिपेट करते हैं, और वो भी कब, जब उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, ठीक है। तभी कंसंट्रेशन ज़्यादा वाला कम को देगा और उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यानी कि करंट फ्लो करेगा। अब नाउ फ्रॉम अबव कंक्लूजन एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन C2 एंड C1 के अंदर। स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए हम क्या करें उसके अंदर, स्पॉन्टेनियस कोई भी चीज़ कब बनती है, स्पॉन्टेनियस जो अपने आप हो, अपने आप कब होगी, यानी कि करंट अपने आप फ्लो कब करेगा, जब वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जाएगी कंसंट्रेशन, तब वो अपने आप को इक्विलिब्रियम कर लेगी। तब तक हायर वाली लोअर में जाएगी जब तक वो बराबर नहीं हो जाती, और जब वो बराबर हो जाएंगी तो करंट करना क्या हो जाएगा, कम, फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो वो कब काम करेगा, जब हायर वाला कम में जा रहा है, यानी कि जब C2 किसके से बड़ा होगा, C1 से। क्लियर।
अब नर्स्ट इक्वेशन से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि मान लिया मेरे पास सेल रिएक्शन आ गई, इसको मैं नर्स्ट इक्वेशन लगा दूं कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, अपने पास 0.059 यहाँ तक तो सेम थी, लॉग ऑफ अब प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय में रिएक्टेंट। अभी हमने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी है, तो प्रोडक्ट में हम इसकी कंसंट्रेशन ले लेते हैं C1 डिवाइडेड बाय में C2। अब देखना ये यहाँ पे अगर मैं दोनों सेल बराबर ले रही हूँ, यानी कि मैं इलेक्ट्रोड के सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड सेम ले रही हूँ, तो ई नॉट सेल तो अपने पास 0 हो ही जाएगा ऑटोमेटिक। क्यों? Zn की भी इलेक्ट्रोड की वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वही माइनस में 0.76 और इस वाले की भी वही माइनस 0.76, तो कैथोड से एनोड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो ई सेल किसके बराबर आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस में 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग ऑफ C1 बाय C2, इसके बराबर आ जाएगा। ये अपन ने 0 ले लिया, अपने पास सिर्फ इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, अपने पास माइनस में इसके बराबर आ गया क्योंकि ई नॉट सेल यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। तो मुझे ये पॉजिटिव बनाना, अगर मैं इसको पॉजिटिव ना बनाऊंगी तो मतलब ई सेल की वैल्यू कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होती। अगर नेगेटिव होगी तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस में सेल काम नहीं करेगा, तो इसको हमें क्या बनाना है, स्पॉन्टेनियस, तो उसको पॉजिटिव बनाना ज़रूरी है। तो ई सेल पॉजिटिव कब होगा, यानी कि मैं जब इसके यहाँ के नेगेटिव साइन को हटा दूँ, इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करूँगी, तो मेरे पास जो लॉग के साइन है ना वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, लॉग के साइन चेंज होंगे तो C2 ऊपर चला जाएगा और C1 नीचे चला जाएगा, यानी कि C2 जब C1 से बड़ा होगा तब हमारे पास जो सेल है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तभी तो सेल पॉजिटिव आया, क्योंकि C1 ऊपर था वो नीचे चला गया, तभी तो आगे इसकी वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव हुई है। ठीक है, और स्पोर्ट पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो अपने पास एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि मेरे पास ये सेल दे दिया, फॉर दिस सेल बताओ कि डेल जी की वैल्यू नेगेटिव कब होगी। ठीक है, अब ये बात याद रखना कि जब ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना तो स्पॉन्टेनियस होता है, और गिब्स फ्री के अंदर जब गिब्स फ्री की एनर्जी नेगेटिव होती है ना तब स्पॉन्टेनियस होता है। यानी कि इसको देख के मैं ये बताऊं कि मुझे ज़्यादा कंसंट्रेशन, यानी कि आपको पता है ये एनोड है लेफ्ट साइड में और ये क्या है, कैथोड है। मैंने बोला था कैथोड पे हमेशा कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा कंसंट्रेशन है इसलिए वो अपने आप को कम करेगा। तो इसकी कंसंट्रेशन C2 से किस में जाएगी, C1 में। जब C2 से C1 में जाएगी तभी तो हमारे पास इसकी जो स्पॉन्टेनियस वैल्यू आएगी, यानी कि ई सेल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और आपको पता है ई सेल जब पॉजिटिव होती है तो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस। अगर ये स्पॉन्टेनियस हो गई तो मैं इसको गिब्स फ्री एनर्जी में अगर शो करूँ तो गिब्स फ्री एनर्जी जब नेगेटिव होता है तब स्पॉन्टेनियस होता है। अब ये पता चल गया ई सेल से कि ये स्पॉन्टेनियस है, तो ऑटोमेटिकली ई डेल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि स्पॉन्टेनियस में ई सेल क्या होता है, पॉजिटिव, लेकिन डेल जी क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, तो ये कब हुई पॉजिटिव, जब C2 किससे बड़ा था, C1 से। क्लियर, क्योंकि कैथोड ही क्या होता है, बड़ा होता है एनोड से, कंसंट्रेशन तब कैथोड वाले की ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ मैंने बोल दिया। अब प्रेशर के केस में इसको थोड़ा अपोजिट ले लेना, प्रेशर में हमेशा P1 बड़ा होता है, कम प्रेशर वाला जब ज़्यादा हुआ ना तभी हमारे पास P2, मतलब P1 से P2 में तभी हमारे पास क्या होगी, स्पॉन्टेनियस आएगी। तो ये अपना टॉपिक था, बाकी काम कल करेंगे। मतलब अपने पास अब सेल बनाने आ गए, NaCl वाला वो आएगी, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट जो है वो कल से स्टार्ट होगा।